आप। उन्होंने कहा, ओ मैडम बकवास नहीं। मैंने कहा सर माफ कीजिएगा, मैंने कन्वर्सेशन की भाषा में, फॉर्मल कन्वर्सेशन में बकवास शब्द नहीं सुना है। तो सर, सांच को आँच नहीं, ये बहुत बड़ी एक लाइन और कहावत है। तो जब इतने लोग दमदार तरीके से बाहर आ रहे हैं, आज से नहीं, बहुत 1 महीना हो गया सर इस बात को। तो सांच को आँच ना होने का तो हम सब आपके सामने ही हैं और सारी गर्ल्स ही हैं। आप सोचिए। है जहाँ पे सिमिलर पैटर्न रिपीट हुआ है कि बच्चों को लिखना नहीं आ रहा है या फिर वो 35% ले ही नहीं पा रहे हैं या वो सीट्स को भर रहे हैं बट उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सेम आपकी मतलब सब बच्चों के साथ ऐसे ही हो रहा है। इसका रीजन है कि आपकी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो आपका हमारे साथ में कम से कम 6-7 ये है पुलिसकर्मी हमारे साथ में जाते हैं, वो पूरा हमें गाइड करते हैं, इधर से निकलना है, यहाँ से निकलना है। और हम चेयरपर्सन से मिलने गए थे और हमें एंटर करवाया जाता है सेक्रेटरी के ऑफिस में। कहा कि मान लो कि तुम फेल हो और तुम्हारे को पढ़ाया नहीं गया है और एक्चुअली तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, मतलब उनका सीधा ये था सर। नहीं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में वो है ही नहीं कि वो ऐसे बच्चे बाहर निकाल सके जो कि 35% मार्क्स ला सके। तो इतनी कैपेबल यूथ वहां से आ ही नहीं रहा है। मतलब ये नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और बिना किसी भूमिका के हम लोग करेंगे इस बातचीत की शुरुआत, जो है उन एस्पिरेंट्स के साथ जो एचपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स को पास करने के लिए लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं। हाल ही में इनमें से कई सारे लोगों ने या लगभग सब ने एचपीएससी के चेयरमैन या किसी दूसरे पदाधिकारी से मुलाकात की और जो एक विवाद इस वक्त खड़ा हुआ है पूरे प्रदेश में कि एचपीएससी चेयरमैन के कुछ रिमार्क्स ऐसे थे जो ऑब्जेक्शनेबल थे। उन पर ऑब्जेक्शन किसी ने और ने तो किया नहीं, पर स्टूडेंट्स ने किया। करना चाहिए था प्रोफेसर्स को भी या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को भी, लेकिन वो अभी तक खामोश है। खैर, ये बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स हैं सारे, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बेरोजगार हैं। वो लोग आए हैं, हमसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे क्या क्या हुआ उस दिन और क्या बोला चेयरमैन ने। बातचीत की शुरुआत करते हैं मोनिका से। मोनिका स्टूडेंट है और पीएचडी कर रही हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका जी, आप बताइए क्या हुआ था उस दिन। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मोनिका। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आप रिकनेक्ट कर लीजिए। आई थिंक पहले भी वही प्रॉब्लम आई थी ना। आप करिए, तब तक सलोनी हमको बताएंगे पहली मुलाकात में क्या हुआ चेयरमैन के साथ। पहली मुलाकात में जैसे हमारा जो रिजल्ट था वो 2 दिसंबर को आया था। तो हम 3 दिसंबर को जैसे ही हमारा जैसे रिजल्ट आया था, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि 151 बच्चे ही सिलेक्टेड हैं उसमें 613 सीट्स में से, जबकि उसमें 1200 बच्चे बुलाए जाने थे। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारा रिजल्ट भी सही आना था बट उसमें नहीं आया। जिस सॉल्यूशन के लिए हम चेयरमैन के पास गए, तब उन्होंने हमें कहा कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो आपके पेपर्स में है, क्योंकि आप उतना अच्छा नहीं लिख पाए हैं, जिसकी वजह से आप 35% तक नहीं ले पाए हैं। तो ये जो रिजल्ट है वो बिल्कुल फेयर है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिजल्ट है और इसमें कोई भी मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब के साथ कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये आप मान सकते हो कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिजल्ट है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों की शिक्षा व्यवस्था पर पूछा, उन्होंने कुछ बोला? सर, जब हमने उनसे कहा कि एक्चुअली हम जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं तो हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है, हमारे मास्टर्स में भी, हमारे ग्रेजुएशन में भी, तो हम उसी तरीके से और इवन और अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को बेटर करके, अपने प्रोफेसर से बातचीत करके भी हाँ, कि कैसे आंसर लिखना है, उसके बाद ही हम यहाँ पर आंसर लिखे थे। हम मतलब हमने एचपीएससी के आंसर्स लिखे थे। तो क्या सर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, क्या उसमें हमें गलत पढ़ाया गया है? तब उन्होंने हमें ये कहा कि ये सिर्फ एचपीएससी इंग्लिश का एग्जाम नहीं, बल्कि और भी इतने सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे सिमिलर पैटर्न रिपीट हुआ है कि बच्चों को लिखना नहीं आ रहा है या फिर वो 35% ले ही नहीं पा रहे हैं या वो सीट्स को भर रहे हैं बट उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सेम आपकी मतलब सब बच्चों के साथ ऐसे ही हो रहा है। इसका रीजन है कि आपकी जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करा गया है कि जिसके लिए आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। मतलब आपके जो पढ़ाया गया है या टीचर्स जो हैं वो इनकम्पिटेंट हैं। यस सर। आप कुछ याद कर पा रहे हैं मनीषा, उस दिन क्या हुआ?
हाँ जी सर। सर हम जैसे ही गए थे तो पहले तो उन्होंने यही कहा था कि तुम पीजीटी से हो क्या, मतलब हालांकि पहले बात भी हुई थी जाने से पहले, और उन्होंने जब हम उनके ऑफिस में पहली बार तो उन्होंने खुद के ऑफिस में ही बुलाया था। हालांकि उन्होंने ये बोल दिया था कि कुछ भी साथ में कोई भी डिवाइस लेके नहीं जानी है, कोई मोबाइल या वॉच वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना है, वो ठीक था। लेकिन फिर हमने उनको बोला कि नहीं सर, हम पीजीटी नहीं, हम जेआर हम स्कॉलर्स हैं। तो फिर उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मान लो कि तुम फेल हो और तुम्हारे को पढ़ाया नहीं गया है और एक्चुअली तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, मतलब उनका सीधा ये था सर नहीं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में वो है ही नहीं कि वो ऐसे बच्चे बाहर निकाल सके जो कि 35% मार्क्स ला सके, तो इतनी कैपेबल यूथ वहां से आ ही नहीं रहा है। मतलब यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स हैं वो ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे, ऐसा ये बोला? हाँ जी सर। ओके, तो आप दूसरी मीटिंग में मानसी आप थी, ये पहली मीटिंग 3 जनवरी की बात, 3 दिसंबर की ना? हाँ जी सर, मैं 3 दिसंबर का बता रही हूँ आपको, 3 दूसरी में दिसंबर मानसी। को आप गए थे हाँ और जी आप सलोनी कौन सी तारीख को मिलने गए थे? आप किस तारीख? नहीं एक मिनट, मैंने म्यूट कर दिया, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ, सर आप 3 कब दिसंबर को थी सर, हम 3 लेकिन दिसंबर को थे, मैं और आपकी मनीषा। बात हुई थी ना? हाँ जी हाँ, मानसी जी आप भी अपनी मीटिंग में क्या हुआ था वो थोड़ा बताइए ताकि और सर क्लैरिटी आए। हम गए थे 5 दिसंबर को। उस दिन हम सारे ही स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे, लगभग 70-80 के करीब हम स्टूडेंट्स वहां पर थे। हम 70-80 के करीब स्टूडेंट्स थे वहां पर, और जब हम सारे इकट्ठे होते हैं तो पुलिस महकमा वहां पर आ जाते हैं वो सारे लोग, और वो कहते हैं कि आप लोग इस तरह से इकट्ठे नहीं हो सकते, अगर आपको मिलना है तो हम चेयरपर्सन को बुला सकते हैं, आप लोग मिल लीजिए। तो हमने कहा कि अच्छी बात है कि हम लोगों को जवाब देना, कम से कम उनको जवाब देना भी चाहिए, हर बंदा जो यहाँ आया हुआ है वो एक जवाब डिजर्व करता है। तो वो कहते चलो हम बुलाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो आकर कहते हैं कि उनके पद के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, आप में से कुछ 10 कैंडिडेट्स हैं, वो इन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जाए, आप लोग जा सकते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे मोबाइल फोन्स वहां जमा होते हैं, हमारी घड़ियां चेक होती हैं, और फिर हमारे साथ में कम से कम 6-7 ये है पुलिसकर्मी हमारे साथ में जाते हैं, वो पूरा हमें गाइड करते हैं, इधर से निकलना है, यहाँ से निकलना है। और हम चेयरपर्सन से मिलने गए थे और हमें एंटर करवाया जाता है सेक्रेटरी के ऑफिस में। और वहां पर सर सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने किया था कि सर मैंने 15 क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 शीटें थी हर क्वेश्चन में, मैंने 4 शीटें फुल भरी भी है उसमें, और विद कंटेंट फॉर्मेट एंड एक्सप्रेशन, और फिर भी मुझे क्या एक शीट पर एक नंबर भी नहीं आया होगा। तो वो हंसने लगते हैं कि जैसे लाइक मैंने क्या ही बोल दिया। कहते अच्छा आप एक नंबर मांग रहे हो एक शीट पे। मैं क्या सर आप मेरी बात को ध्यान से सुने, मैंने कहा विद कंटेंट एक्सप्रेशन एंड फॉर्मेट, ये वही सारी चीजें हैं जो कि एक क्वेश्चन के आंसर में हमसे डिमांड की जाती है। अगर मैं उनको फुलफिल कर रही हूँ तो मैं 1 मार्क नहीं, मैं इससे ज्यादा मार्क भी डिजर्व करती हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ आपको मिनिमम मार्क्स की। अगर आप उस पे भी मना कर रहे हो तो सर आपकी जो इवैल्यूएशन में, आपके इवैल्यूएशन में यहाँ प्रॉब्लम है, आपको खुद का सिस्टम चेक करना चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये आपकी बातचीत हुई सेक्रेटरी के साथ मानसी जी? जी सर बिल्कुल। लेकिन चेयरमैन से मुलाकात नहीं हो पाई किसी कारण से? नहीं सर, चेयरमैन सर से हमें नहीं मिलवाया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो मोनिका भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मोनिका एक समाज सेवी हैं, और लेकिन उस डेलीगेशन में ये भी थी जो चेयरमैन से मिलने के लिए गया। मोनिका जी आप भी कुछ बताना चाहेंगी, कुछ बात छूट गई हो? सर समाज सेवी के साथ मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं उस नाते ही वहां गई थी। मैं खुद HPSC की एस्पिरेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हूँ, और मुझे लगा कि मैंने 6 महीने पूरी छुट्टियां लेकर और जिस तरीके से तैयारी की थी, आई जस्ट नीड वैलिड आंसर्स। हमने उनसे वक्त लिया, हम उनसे मिले, जो प्रोसेस इख्तियार हुआ वो भी आपको साथियों ने बताया कि कैसे हमारे फोन रखवा लिए गए, कैसे हमें बताया गया। तो एक बड़ा ना
पहली बात तो ये है कि एचपीएससी की जद तक जा पाना, वहां तक पहुंच बनाना, मतलब जो आयोग बच्चों के लिए है और बच्चों का ही वहां जा पाना बहुत मुश्किल है। दोनों तीनों मीटिंग्स में हमें ये समझ आया। और जब जो उनके जवाब थे वो हमें ऐसे लग रहा था कि हमारा ही कहीं एक किस्म से कोर्ट मार्शल हो रहा है। इस किस्म की वहां जो जो तरीका सलीका था उनका, जिस नजरिए से चेयरमैन साहब हमसे बात कर रहे थे, वो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि जिसमें मैं एक कनेक्टिविटी फील कर पाऊं कि ये आयोग हम बच्चों को नौकरी के लिए बनाया हुआ है। जब चेयरमैन साहब से हमने कुछ वैलिड क्वेश्चंस पूछे, जब बच्चों ने, साथियों ने ये पूछा कि सर हम ऐसे ऐसे हम पढ़ के आए हैं, हम ये हैं, तो कहते मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से करके आए हैं। एक लड़की थी हमारे साथ, वो कहती मैं टॉपर रही हूँ थ्रू आउट। तो उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी का टॉपर होना अलग बात है, आप एचपीएससी का पेपर क्रैक करके दिखाइए। मैं एचपीएससी को मानता हूं। तब मेरे साथ मोनिका जी हैं, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्कॉलर हैं, इन्होंने कहा था कि यूजीसी का जो है, जो है, हम वहां वो जो पेपर है, रविंद्र जी आप देखिए, पूरे भारत से 10 लाख लोग वो पेपर दे रहे हैं और उसका 5 से 6% बच्चा ही है जो यूजीसी है क्रैक करता है, और उसमें जो 1 से 2% बच्चा है जो जेआरएफ क्रैक करता है। और वो ये कहते हैं कि वो स्क्रीनिंग पेपर हैं, मतलब एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पेपर को वो कह रहे हैं वो सिर्फ स्क्रीनिंग पेपर है। मैं उनको नहीं मानता, आप एचपीएससी का पेपर बताइए कि आप ये नहीं कर पाए। तो मैंने कहा सर हम नहीं अच्छे प्रश्न कर पाए, तो आप हमें ना बता दीजिए किस किस्म के उत्तर लिखने चाहिए, किस किस्म के आंसर आप डिमांड करते हैं, हमें एक मॉडल आंसर की दे दीजिए। कहते वो हम नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते, हमारे पास है लेकिन हम आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ठीक है, हमने कहा सर हमारे पेपर दिखा दीजिए, हमारे कितने कितने मार्क्स आए। हम वो भी नहीं दिखाएंगे, वो हम पूरी प्रोसेस के बाद दिखाएंगे। तो यहाँ निष्पक्षता कहाँ है? उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है सर, आप जब कह रहे हो कि आप लोगों को लिखना नहीं आ रहा है, आप खुद कह रहे हो कि जी आप 35% नहीं ले पा रहे। जब मैं दिल्ली मीटिंग में बैठता हूं तो मैं बताता हूं कि रिसर्च का लेवल हरियाणा में इतना गिर चुका है, एग्जैक्ट उनकी ये लाइन थी कि रिसर्च का स्तर हरियाणा में इतना गिर चुका है कि बच्चे लिख नहीं पा रहे। तो मैंने कहा सर फिर 52 यूनिवर्सिटी बंद करवा दो आप। तो उन्होंने कहा अनडाउटेडली बंद हो जानी चाहिए जब आपको सिखाया ही नहीं जा रहा। मैंने इसके बाद ये भी प्रश्न पूछा कि साहब आपने ये जो सुझाव हरियाणा सरकार को दिया, तो उन्होंने कहा सुझाव देना हमारा काम नहीं है। तो मैंने कहा सर आपसे निवेदन है आप थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवा दें। तो उनका जवाब सुनिएगा आप। उन्होंने कहा ओ मैडम बकवास नहीं। मैंने कहा सर माफ कीजिएगा, मैंने कन्वर्सेशन की भाषा में, फॉर्मल कन्वर्सेशन में बकवास शब्द नहीं सुना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, लेकिन थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन की क्या प्रथा शुरू कर रहे हो? ऐसे तो हर कोई आ जाएगा कि थर्ड पार्टी से। मैंने कहा सर जब पीजीटी के पेपर में 37 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, पेपर दोबारा हो सकता है, हमारे 11 क्वेश्चन एपी असिस्टेंट प्रोफेसर में गलत हो सकते हैं, हमारा पेपर दोबारा उसी के हिसाब से रिजल्ट बन सकता है, तो हाई चांसेस है ना कि चेकिंग में भी गलती हो सकती है। जब इतने बच्चे आपसे कह रहे हैं कि उनका पेपर अच्छा हुआ है और आप जो एक सिलेक्शन करने वाली एक जो है अथॉरिटी है, आप अपने आप को एक स्वायत्त संस्था कहते हैं, ये आयोग बच्चों के लिए, और हमारी सुनवाई नहीं तो हम कहाँ जाएं? वो मुझे नहीं पता, मैं बहुत निष्पक्ष काम कर रहा हूं, मैं आपको दावा करता हूं यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो मैंने कहा सर पूरे भारत में आपको 613 बच्चे नहीं मिले? फिर सर जब हम वहां से निराश हताश होके, मुझे नहीं पता ये यंग बच्चे थे, इनके पास करियर था। सर आई एम 37 ईयर ओल्ड, मेरी 12th क्लास में बेटी है, मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के पढ़ रही थी। तो मुझे ये लगा कि मेरा इसके बाद कब चांस आएगा? 2018 के बाद अब भर्तियां निकली हैं, मुझे कब चांस मिलेगा? मैं तो अपना सपना खो चुकी। तो मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे लगातार जब हम नीचे उतरे, और मुझे लगा मैं अपना चांस खो रही हूँ, मैं अपना सपना खो रही हूँ। और फिर ऐसे इतने प्रतिभागी मुझे बाहर मिले, क्योंकि एचसीएस में भी सेम यही हुआ था हमारे साथ, स्केलिंग और मॉडरेशन पे। और लिखना, सर लिखना मेरा शगल है, मैं कितने न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती हूँ। मुझे लगा लिखने के नाम पे कोई कैंसिल कर दे और आपको शीट्स ना दिखाए, फिर आपसे बात ना करे, फिर आपके नंबर्स ना बताए, फिर बाइफर्केशन ना बताए, किस बिना पे नंबर दिए हैं वो ना बताए, एग्जामिनर्स की लिस्ट ना दे किन्होंने चेक किए हैं, और उसके बाद आपको जो हर एक चीज अपने तरीके सलीके से कर ले। तो सर आयोग के जो तरीके हैं ना, वो कम से कम हमारे लिए आतंक नहीं बन सकते हैं, वो आतंक बनाया हुआ है। और उसके बाद जो उनकी सफाई आती है, अगर आप वक्त दें मुझे, और जो उन्होंने सफाई दी है अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने 3 पॉइंट्स उसमें रखे हैं कि पहली बात, हम अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हैं,
सर वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं है, वो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है, वो सिलेक्शन अथॉरिटी है, लेकिन वो स्कीम ऑफ सिलेक्शन यूज ही नहीं कर रहे, वो स्कीम ऑफ रिजेक्शन यूज कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने सारी ग्रीवियंसेस, सारे जो बच्चों की रिप्रेजेंटेशन है उनको मद्देनजर हमने ये पूरा क्राइटेरिया बनाया था, लेकिन सर उन्होंने 35% को एज अ वीटो पावर, एज अ शील्ड यूज किया है हमारे खिलाफ, ये बताने के लिए हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कैटेगरी में, हर एक पेपर में कि हरियाणा के बच्चे, या मैं तो ये कहूंगी पूरे भारत के बच्चे काबिल नहीं है, क्योंकि देयर इज अ सेट एजेंडा। जो स्पेकुलेशन था हमारे दिमाग में, जो एक एजम्पशन था, मतलब हम जागे हुए बच्चे हैं, जो स्पेकुलेशन और एक एजम्पशन दिमाग में था कि इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं, वो अब सच होती नजर आ रही है कि यस देयर वाज अ सेट एजेंडा, देयर वाज अ फाइनेंशियल थिंग। क्योंकि जब मैंने काउंट किया, सिर्फ आप देखेंगे इंग्लिश के ही अगर एक साल में 424 बच्चे जो अनसेलेक्टेड इन्होंने छोड़ दिए, उनका 49 करोड़ 84 लाख रुपए एक महीने की कैश सैलरी है, कैश इन हैंड। मैं इसमें एनपीएस नहीं जोड़ रही, मैं इसमें टीएडीए कुछ नहीं जोड़ रही। तो एक व्यक्ति जो इतना एक हिडन फायदा सरकार के राजस्व में कर रहा है, तो देयर वाज अ सेट एजेंडा ना। तो हम कहते हैं उन्हीं के दोबारा उसी चीज पे आती है। पहला उन्होंने कहा कि हम सिलेक्शन अथॉरिटी नहीं, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा फेयर सिलेक्शन हुआ है सब कुछ, और तीसरा उन्होंने कहा कि हमने प्रेजेंटेशन और ग्रीवियंसेस हैं वो सबकी सुनी है। तो सर हम कैंडिडेट्स ने पेपर होने से पहले, एक सुभद्र पाल जी हैं जी मेन एप्लीकेंट थे, उन्होंने एचपीएस चेयरमैन को, सेक्रेटरी को और मुख्यमंत्री को पूरी एक प्रेजेंटेशन बना के भेजी कि हम आपको, सर ये जो 35% का क्राइटेरिया ना, इसका गलत इस्तेमाल होगा, आप ये 35% का क्राइटेरिया मत लेके आओ, क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग पेपर लेने लग रहे हो फिर 35% क्राइटेरिया का मतलब ही क्या रह गया? या तो आप स्क्रीनिंग पेपर ना लेते। अब जब स्क्रीनिंग उन्होंने ले ही लिया, छटनी कर ही लिया, तो सब्जेक्टिव में 35% क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इससे इसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाएगा, और वो टेक्निक हम बच्चों पे इस्तेमाल हुई है हमें फेलियर घोषित करने के लिए। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व पे चोट है। ये स्वायत्त संस्था के नाम पर जो एक किस्म की बड़ी पाक साफ धांधली हुई है, और उसके पीछे की जो एक बड़ी कहानी है जिसके ऊपर नजर नहीं जा रही है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि नैरेटिव सरकार ने सेट किया है, हिडन डिस्कोर्स हम लेके आ रहे हैं, हम पावर रिलेशन दिखा रहे हैं, यू आर इन पावर एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन यू आर मेकिंग विद सोसाइटी, हम उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल लोग नहीं है सर, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए थी, अपनी पसंद की नौकरी। हम इतने बड़े बड़े राइटर्स पढ़ते हैं, हम पाब्लो नेरुदा पढ़ रहे हैं, हम इमोशन बेस्ड चीजें कर रहे हैं, हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्चुअलाइज चीजें कर रहे हैं कि दिस इज कल्चर, दिस इज मटेरियलिज्म, दिस इज दिस, दिस इज दिस। हम काफका पढ़ रहे हैं, हम फ्रेंच ऑथर्स पढ़ रहे हैं, नाइजीरियन ऑथर्स पढ़ रहे हैं, और जब हम रियलिटी में मिल रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि जो हमें ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है उसके पीछे एक संस्था खड़ी है जो कहीं ना कहीं हमारा दम घोट रही है। हमारी एग्नी अगर आप सोचेंगे ना रविंद्र जी, वो एक बड़े कैनवस पे है, और वो कैनवस अपने आप सारे रंग भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत डिटेल में बताया मोनिका जी, और मुझे लगता है सब लोग इस बात से परेशान हैं कि और ये बात तो सही है कि 613 सीट्स में से बहुत कम बच्चे पास हुए, पूरे देश भर से बड़े कम बच्चे को पास किया है। खैर आगे बढ़ते हैं। मोनिका, आपका टर्न नहीं आया अभी। यस सर। तो ये जो मोनिका जी ने बात कही है, जी सर। और उसके बाद जो एचपीएससी का एक इन्होंने जिक्र किया प्रेस रिलीज, ये आपने देखा होगा, उसमें यस आपको सर। कुछ लगा कि कुछ गलत है या कुछ बातें ऐसी हैं जो, अगर आप उस पर कमेंट करना चाहें। यस सर, जिस तरीके से एचपीएससी के सेक्रेटरी मुकेश आहूजा की तरफ से जो ये नोटिस जारी होता है, सबसे पहले यह देखने वाली बात है कि ये किन की छवि को सुधारने की बात की जा रही है, वो है आलोक वर्मा जी। जबकि उनकी छवि को बिगाड़ा तो उन्हीं के ही शब्दों ने है। उन्होंने बोला, उनके अंतर्गत उसी दिन वो बयान भी जारी हो जाते हैं। उसके इतने दिनों के बाद वो आकर के एक नोटिस जारी किया जाता है कि ये शब्द हमारे नहीं हैं, या ये टीचर या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बोलने वाले हम नहीं हैं। अगर वो नहीं है तो अगर उनके पास कोई भी सबूत है तो वो दें। अगर ये नहीं है तो बच्चे जो बोल रहे हैं, जो मीडिया को फेस कर रहे हैं, तो वो भी एक बार फेस करें, और उन सब लोगों को इकट्ठा करें जो वहाँ थे और उनका अब रूबरू हो कराएँ। जिस तरीके से अब मीडिया से छुपने का काम किया जा रहा है सर, और उनकी इमेज को ठीक करने का काम किया जा रहा है, वो बहुत ही दोगला
एक मैं सत्र बताऊंगी फिलहाल, किसी एजेंडा का है या किसी और चीज का, आई डोंट नो, बट वो नोटिस साफ तौर पे अपने आप की एक एचपीएससी की तरफ से एक कमजोरी को ही दिखाता है कि वो किस तरीके से उस चीज को पार लगाना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी मीडिया में बहुत तहलका मचा चुकी है। इट्स बिन टू लेट, बहुत देर हो चुकी है इस नोटिस के लिए, जिसमें वो बच्चे जो वहां थे वो आज आपके सामने भी हैं। सारी राय, सारी बातचीत, सारी एडवाइसेस जो हमने उनसे ली, वो सारी चीजें हम आपके सामने रख चुके हैं और बार बार रखने के लिए तैयार भी हैं। तो आप उस नोटिस में, और हम सब जितने भी बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये तो हम सिर्फ 5 हैं। फर्स्ट डे जो हम 3rd ऑफ दिसंबर को जब गए थे तो हम लोग 6 लोग थे, जब 5 ऑफ दिसंबर को मिले तो 10 लोग और थे, तो वो 15 लोग एक साइड में और ये एचपीएससी का नोटिस एक साइड में, नॉट जस्टिफाइबल नहीं है। अच्छा, ये मोनिका, आप लोग जब गए मीटिंग करने के लिए, और कौन कौन था? आप लोग एस्पिरेंट्स थे और चेयरमैन थे, चेयरमैन के अलावा भी लोग थे? यस सर, आई थिंक मुकेश आहूजा जी भी वहीं थे और 1 मोर पर्सन जो वहां पर एक और अथॉरिटी थे वो वहां थे। देयर वर 3 पीपल एक्चुअली। 3 पर्सन्स थे। अच्छा, तो वो Yes. लोग एचपीएससी के मेंबर्स कोई होंगे, आपको पता नहीं होगा शायद। यस सर, यस सर। मेंबर भी थे कोई? मेंबर वाज आलोक वर्मा जी, मुकेश आहूजा जी एंड 1 मोर अनदर पर्सन। अच्छा, वो कौन थे वो आपको पता नहीं? ठीक है, यस सर। ठीक। तो सलोनी जी, आप लोग ये बातचीत हमसे कर रही हैं, आप लोगों को दिक्कत होगी क्या? आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ। सर। आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, आप लोग तो सब कुछ बता रही हैं वहां जो हुआ, आप लोग का करियर पड़ा है पूरा। डर नहीं लग रहा है क्या? मोनिका जी, एक आंसर मैं देना चाहूंगी हाँ प्लीज प्लीज। सर। सांच को आंच नहीं, ये बहुत बड़ी एक लाइन और कहावत है। तो जब इतने लोग दमदार तरीके से बाहर आ रहे हैं, आज से नहीं, बहुत 1 महीना हो गया सर इस बात को, तो सांच को आंच ना होने का तो हम सब आपके सामने ही हैं और सारी गर्ल्स ही हैं। आप सोचिए, ये नहीं है कि हमारे यहाँ हरियाणा में गर्ल्स पावर की कमी है या कुछ और है। और सर, हम अपने बयानों से बदलने वाले लोग नहीं हैं और हमें पता है कि हम जिस स्तर पर वहां पहुंचे हैं, वो हम टीचर हैं, एस्पिरेंट्स हैं और गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत एक स्तर को पार करके वहां गए हैं। उनके सामने कोई आम लोग नहीं बैठे हैं, हम लोग एक लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स वहां बैठे हुए हैं। हमें पता है कि हमें क्या बोलना है और वो अपनी मर्यादा को किस तरीके से लांग कर ओ मैडम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें डरने की जरूरत सर कैसे हो सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक बात और भी है सर, हम लोगों ने इस पेपर के लिए, स्पेशल इस पेपर के लिए कम से कम 2-2 साल हमारी जिंदगी के, हमने हर चीज से हम कट होकर के बैठे थे। अब अगर हमें ये नहीं मिल रहा है तो इससे ज्यादा आप क्या ही छीन सकते हो हमसे? हाँ मोनिका भारद्वाज, आप बताइए कुछ बोल रहे हैं। 1 सेकंड अनम्यूट। और मैं कहना चाहूंगी सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे को मतलब मेरे परिवार की तरफ से आया कि तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुम ऐसे मत करो, तुम्हारे सर्विस रूल का हिस्सा नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरे शब्दों में कोई गाली थी क्या? मेरे शब्दों में कोई धूर्तता, कोई नीचता थी क्या? मैं एक एस्पिरेंट नहीं हूं क्या? अगर हम सरकार से, जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उनसे तनख्वाह नहीं लेते, हम सरकार नाम की एक जो एंटिटी है उससे तनख्वाह लेते हैं, और क्या मुझे सधे शब्दों में माननीय सरकार से कोई भी प्रश्न पूछने का हक नहीं है? तो घर वाले बोले कि ये चीजें नहीं चलती, एक दिन एक मेमो आएगा, नोटिस आएगा, नहीं। लेकिन थैंक्स टू माय हस्बैंड, वो हमेशा कहा कि इट्स योर फाइट मोनिका। जब एक तरफ तुम पेड़ों से चिपक सकती हो, तुम गलियों में झाड़ू निकाल के गांव साफ कर सकती हो, और हम पॉलिटिकल रहे हैं शुरू से, तो ये तेरे हक की बात है, तुझे जाना चाहिए। थैंक्स टू हिम उसने मुझे कहा कि तुम आगे आओ। और सर, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मैं इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें इन चीजों के लिए मीडिया में बोलना पड़ रहा है। शायद कोई और कितनी एक ईश्वरीय काम मैं करती हूँ पर्यावरण से जुड़ा हुआ, मैं उसमें बोलती, मैं एक प्राथमिक शिक्षिका हूँ, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके पढ़ाती हूँ सर, मैं उनके कुछ बेटरमेंट के लिए बोलती, मुझे अच्छा लगता। लेकिन इन चीजों के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है जिनसे हम बचना चाहते थे, कि हमें इस राजनीति के कुटिल रास्तों पे नहीं जाना। लेकिन साहित्य ने हमें हर किस्म का एक्सपीरियंस दे दिया सर, और मैं इसको एज अ गुड एक्सपीरियंस ले रही हूँ, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एट द सेम साइड। और कोई डर नहीं है, अगर आपको लग रहा है, जैसे अभी मोनिका ने कहा, सांच को आंच नहीं, हम
जो हमने वहां सुना हमने वही आके वहां तुरंत बोल दिया, तो हम किस लिए घबराएं? जब उन्होंने वो चीज हमें एकदम कही ना, आप मान क्यों नहीं लेते? यू आर फेलियर, जिस एम्फेसाइज से उन्होंने कहा था, जिस स्ट्रेस और इनोटेशन के साथ उन्होंने वो शब्द बोले थे, इट हर्ट सर, वो दुख होता है उसका कि सर जब शिक्षा मंत्री आपका है, पॉलिसीज आपकी हैं, कॉलेज आपके, यूनिवर्सिटीज आपकी, बच्चे आपके, पढ़ाने का तरीका सलीका आपका, आपके रूल रेगुलेशंस हैं, सरकार आपकी, तो हम फेल कैसे हो गए? आपके पढ़ाए हुए बच्चे आप ही की टेस्टिंग एजेंसी से पास हो गए, हमारे हैं, हम फेल कैसे? वो शब्द थे ना सर, वो दिमाग को कचोट रहे थे। तो इसलिए डर जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ एग्नी के साथ गुस्सा भी है, और एक कम से कम अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो 35% की जो शील्ड एचपीएससी ने यूं पकड़ रखी है ना अपने हाथ में, एक ट्रॉय शील्ड इन्होंने ले रखी है कि नहीं अकिलिस की वो उसकी तरह की, बस अब इसके ऊपर कोई और वार आ ही नहीं सकता, शायद आने वाले बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो। मैं इसको, उसमें भी होता है तो भी वो हमारे लिए जीत है। और अगर कोर्ट के थ्रू हमें एंट्री मिलती है, जो होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि टॉप 1200 बच्चों को ये लेंगे, अगर हमें जगह मिलती है, वो तो जस्टिस, एक प्योर जस्टिस हमारे साथ होगा। लेकिन सरकार इस विषय में कुछ नहीं बोल रही। सर डीएससी का कोई बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ, आप सोच के देखें, डीएससी मतलब लेके आए कि भाई इन लोगों को फायदा नहीं पहुंचा है, और इन जो जिनको फायदा नहीं पहुंचा हम उनको फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन एक डीएससी का बच्चा सर 24 और 24 गिनती पे गिन सकते हैं, 24 से 24 जो इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली है ना, 10, 20, 25 से ऊपर डीएससी का कोई बच्चा टोटल में सिलेक्ट नहीं हुआ। कितनी शेमफुल चीज है सर। यानी एक हलवा लेके आया आपने तिजोरी में रख दिया कि ये किसी को खाना नहीं है। तो ये पॉलिसीज हमारे लिए और हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, और इन पॉलिसीज का आप जिक्र करके फिर आप अपनी राजनीति चमकाते हैं, तो वो ऐसे लगता है क्यों ना बोले, हमें बोलना है। सर हम में से कोई भी, एक चीज और कहूंगी, हम में से कोई भी किसी भी राजनीतिक मंच पे नहीं गया, हम ना कांग्रेस के मंच पे गए, ना हम इनेलो के, ना जजपा के, जो आया वहां आ गया। हम सिर्फ एक जगह गए, माननीय मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा विभाग जो देख रहे हैं ओएसटी राज नेहरू जी के पास, एचपीएससी की चेयरमैन के पास, जो अथॉरिटी पे था, जो चेयर पे बैठा था। मैंने बार बार यही सलाह दी, जो चेयर पे बैठा उससे बात करनी है। हमने इस सारी राजनीति से दूर रहना, और हमने बताना कि हम एक सधे हुए यूथ है और हमारे साथ गलत हुआ और गलत के लिए हम बोलेंगे। तो वही रास्ता सर हमने जो है फॉलो किया। नहीं, बहुत हिम्मत की है आप लोगों ने, और बड़ी हिम्मत का काम है, खासतौर पर तब जब ऐसी स्टेटमेंट्स किसी ने दी हो और उसके बावजूद भी पूरे स्टेट में सन्नाटा हो। इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, सब लोग खामोश बैठे हैं। उसमें आप लोग आगे आए, आप लोगों का तो करियर दांव पर है। एचपीएससी के हाथ में मतलब आप लोगों को एग्जाम्स बार-बार लिखना है, लेकिन उसके बाद भी आपने हिम्मत की। मुझे लगता है कि सबको हिम्मत मिलेगी आप लोगों से। सर मैंने मनीषा, राज नेहरू जी से एक चीज कही थी कि सर ये आंगनवाड़ी के स्टूडेंट्स नहीं है कि जिनको 7-7 हजार रुपए मिलने हैं, 10-10 हजार रुपए मिलने हैं। वी आर द पॉलिसी मेकर। हमने उस पेपर के लिए तैयारी की है। हमारी तादाद कम होगी लेकिन हमारी बात में वजन होगा। लेकिन उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्होंने ये कहा सीएम हाउस में कि हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे आपकी बात सुन के कि एचपीएससी जो चेयरमैन साहब है उनका क्या स्टैंड है। ना आज तक वो जो इनको आहूजा साहब ने कही थी कि हम वो कमेटी बनाएंगे, ना वो कमेटी बनी है और ना हमें सीएम हाउस से कोई रिप्लाई आया है। जी सर। बिल्कुल, नहीं, बड़ी हिम्मत की है। और मैं तो मनीषा, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के वहाँ जहाँ बैठी हैं धरना स्थल पे, वहाँ पे 1984 भी रखी थी, जॉर्ज ऑरवेल की किताब। तो बच्चे आप लोग इतना पढ़ रहे हो, मुझे लगता है वो तो आपके सिलेबस की किताब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का इंटरेस्ट है ये सब पढ़ने के लिए। तो मनीषा, मैं ये जानना चाहता हूँ, डिवाइस कनेक्ट हो गया मोनिका भारद्वाज का। मैं ये जानना चाह रहा था मनीषा कि आप लोगों की निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? अगर इस तरह से नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्या महिलाएं जो हैं या गर्ल्स जो हैं उनकी एजुकेशन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? आपका अनम्यूट करेंगे। और पढ़ाओ का चला रही है तो ठीक है, मतलब बंसा तो ली गई है बेटी को, लेकिन कहाँ पढ़ाया कहाँ गया है? मतलब क्या हुआ सर? हम तो पढ़े थे, लेकिन इन्होंने तो मतलब 35% 150 नंबर का पेपर था सर, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं थे वो, हमें 53 लेने थे, वो ही हमें नहीं आए हैं। हमने 60 सीट्स लिखी थी। आप ये मान के चलिए कि 1 नंबर 1 सीट पे भी क्या हम डिजर्व नहीं करते, वो भी नहीं मिला है। तो ये तो असर तो पड़ ही रहा है सर। अब परिवार को भी हम तो आंसर देने लायक ही नहीं है कि हम बाहर भी बैठे हैं, इतने सालों से हम
यूनिवर्सिटीज में एमफिल किया, पीएचडी कर रहे हैं, हमने नेट किया और अब हमारा को ये होप थी कि हम इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये अब देखो ये रिजल्ट आपके सामने है। तो मुश्किल है सर, हम गांव के परिवारों से आते हैं तो वहां बहुत मुश्किल है समझा पाना मतलब। और अभी इस धरने पे बैठे हैं तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो सर। बिल्कुल मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ। बहुत सर्दी है, आपके धरना स्थल पर भी गया था, सुविधाएं नहीं है, जाहिर है कहाँ से होंगी, एक टेंट में हाँ आप जी सब सर, लोग बैठे बिल्कुल नहीं है। और एक खुद आप लोग अरेंज करते हैं, बिस्तर भी आप लोगों ने खुद किया है, टेंट भी खुद अरेंज किया, खाने का भी खुद, और महिलाओं के लिए रात को धरने पर बैठना, में जाहिर है हमारे जैसी सोसाइटी में कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम आप कर रही हैं। सलोनी, आप कुछ बोलना चाहेंगी लास्ट में? अब हमारे हक हैं हमारे पेपर के बारे में जानना, या फिर हमने क्या लिखा, आपने किस तरीके से हमें मार्क्स दिए, ये हमारा राइट बनता है। तो हम यही चाहते हैं कि चेयरमैन सर हमारे पेपर्स को री इवेलुएट कराएं और वो चेक करें कि हाँ ये 35% से ज्यादा ऊपर वाले पेपर्स हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो एक बार री इवेलुएट कराएं और हमारे हक हमें दें। और आप लोगों की वजह से एचपीएससी ये प्रेस रिलीज जारी करने के लिए मजबूर हुआ, है ना? ये आप लोगों की जीत है। पर उसमें जो बातें लिखी हैं वो कनेक्टेड तो नहीं है। खैर, उन्होंने लिखा है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इस पे तो किसी ने डिस्प्यूट किया नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उनसे पहले के भी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके अलावा भी हैं। भाई, हमारे तो 1930 में पहला स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया था, तब तो भारत भी आजाद नहीं हुआ था, मद्रास में। तो उस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं था जो उन्होंने बातें लिखी हैं, लेकिन मूल सवालों के जवाब नहीं दिए। हो सकता है आप देंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, अपना समय आप लोगों ने निकाला, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग थैंक यू अपने इस आंदोलन में कामयाब हों, तो मेरी शुभकामनाएँ। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग दोबारा भी इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। आप लोगों ने अपने सलोनी, मनीषा, डॉक्टर मोनिका दूसरी भारद्वाज, और हमारे साथ जुड़ी थी मानसी। मान आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मुझे बड़ी हिम्मत हुई व्यक्तिगत तौर पे। आप लोग मजबूती से अपना आंदोलन जैसा आपको ठीक लगे वैसे जारी रखें। हमारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।